बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हरारती गुंजाइश, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई 1 किलोग्राम वाला जिस्म है, उसमें 1 केल्विन टेम्परेचर का इजाफा हो, हम उसको नाम दिया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी, या इसको कहा जाता है हरारती गुंजाइश। हरारती गुंजाइश, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें कि हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है, हरारत की गुंजाइश होने से क्या मुराद है, तो सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। के हीट कैपेसिटी से मुराद कि अगर कोई जिस्म जिसके अंदर 1 केल्विन टेम्परेचर का इजाफा हो, 1 केल्विन टेम्परेचर के इजाफे के दौरान वो बॉडी उस हीट को या उस हरारत को कितना एब्जॉर्ब करता है, हम उसको नाम देते हैं हीट कैपेसिटी का। फ़र्ज़ करें कोई बॉडी है, हम उसके अंदर इंक्रीज़ इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में चेंज करते हैं, तो उसको मैं डेल टी के साथ ज़ाहिर कर रहा हूँ। इसके बाद वो हीट जो उस बॉडी ने एब्जॉर्ब की है, मैं उसको डेल क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब अगर इन दोनों की रेशो ली जाए, यानी कि चेंज इन हीट और चेंज इन टाइम, या एब्जॉर्ब्ड हीट और इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, तो वो बनती है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला भी बनाया जा सकता है कि डेल क्यू ओवर डेल टी। लास्ट टॉपिक में हमने डेल क्यू की वैल्यू पढ़ी थी, डेल क्यू इज इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी के बराबर, और डेल टी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखें डेल टी ऊपर भी है, डेल टी नीचे भी है, एक दूसरे के साथ कट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा हीट कैपेसिटी, मास ऑफ अ बॉडी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, यानी कि एम सी का प्रोडक्ट आ रहा है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि अगर हमें किसी बॉडी का अब मास दिया हुआ हो और उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन हो, तो हम उसकी हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाटर है जी 5 kg, और हम इसकी हीट कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हैं कि कितना इसकी हीट कैपेसिटी हो सकती है, और हमें पता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि C की वैल्यू वो होती है 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन के बराबर। अब फार्मूला वही रहेगा MC वाला, यानी कि MC के अंदर आपने M की वैल्यू है 5, C की वैल्यू है 4200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 21,000 जॉल पर केल्विन। अब देखिए इन दोनों के फार्मूले में भी फ़र्क आ रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका फार्मूला है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, जबकि इसका फार्मूला है जॉल पर केल्विन, यानी कि 1 केल्विन के लिहाज से कोई एनर्जी जो बॉडी है कितना एनर्जी, कितना जॉल एनर्जी स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है, या उसके अंदर गुंजाइश होती है, हम उसको नाम देते हैं हीट कैपेसिटी का। यानी कि इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि जब हम उस बॉडी को 2100 जॉल पर केल्विन एनर्जी देते हैं, तो उसके अंदर 1 केल्विन टेम्परेचर का इजाफा होता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक मुकम्मल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं चेंज इन हीट पर। चेंज इन स्टेट है। चेंज इन स्टेट से मुराद कि जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, उन 3 स्टेट्स को हम एक दूसरे के अंदर चेंज भी कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फिर इसका उलट भी है कि आप हमारे पास ये एग्जांपल है, एक सॉलिड शेप है, फ़र्ज़ करें हमारे पास आइस का एक ब्लॉक है, हम इसको हीट अप करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसको मज़ीद हीट अप करते हैं तो ये गैसेस में चेंज हो जाता है। फिर इसका उलट अमल भी है, कंडेंसेशन के अमल के ज़रिए से हम दोबारा लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को दोबारा फ्रीज़ भी किया जा सकता है, यानी कि आइस इसकी फ़र्स्ट फॉर्म सॉलिड में थी, उसके बाद पानी का बनना ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर पानी को जब आप मज़ीद हीट अप करते हैं तो गैस
या ये जो वेपर्स बन जाते हैं ये गैसेस फॉर्म में आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से जो वेपर्स हैं उनको कंडेंस किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, फिर वो दोबारा लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। अब इसी बात को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हमें एक ग्राफ दिखाया हुआ है जो टाइम और टेम्परेचर के दरमियान दिखाया हुआ है, टाइम और टेम्परेचर के दरमियान ये ग्राफ है। अब हम इसके 4 पोर्शन बना लेते हैं। इसका पहला पोर्शन ए से लेकर बी तक, दूसरा पोर्शन है बी से लेकर सी तक, फिर तीसरा पोर्शन जो है वो है सी से लेकर डी तक, और चौथा जो इसका पोर्शन बनेगा, पार्ट बनेगा, वो है डी से लेकर ई तक। तो हर पार्ट के बारे में हमने अलग अलग बताना है। तो सबसे पहले पार्ट पर आते हैं ए और बी के दरमियान। अब ए और बी समझो इसकी सबसे इनिशियल स्टेट है। फ़र्ज़ करें आपने क्या किया है, आइस को लिया है और उसको किसी एक बीकर में डाल दिया है, और बीकर को आपने किसी बर्नर के ऊपर या कोई भी स्टोव है उसके ऊपर रख दिया है उसको गर्म होने के लिए। तो शुरू में क्या होगा, पहला पोर्शन जो है यानी कि जब आइस सॉलिड फॉर्म में है, जब आइस की फॉर्म में है, मैटर हमारा सॉलिड की फॉर्म में है, ऑन दिस पोर्शन द कर्व ऑफ द टेम्परेचर आइस इंक्रीज। आइस क्योंकि फ्रीजिंग हालत में है, इस वजह से इसका टेम्परेचर जो है 0 से भी लेस हो जाता है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका टेम्परेचर इसकी फ्रीजिंग वाली हालत में -30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी कि जब आइस मेल्ट हो रही होती है तो इसका टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ता है, कहाँ से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस की वैल्यू जितना बड़ी होती जाएगी उतना ही उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये 30, फिर 20, फिर 10, फिर क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू रुक जाएगी। यहाँ पर टेम्परेचर में इजाफा मज़ीद नहीं होगा उस वक्त तक जब तक जो आइस है मुकम्मल तौर पर मेल्ट नहीं हो जाती और लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद आ जाते हैं इसके पोर्शन बी सी पर। ये पोर्शन बी सी है। अब बी सी में क्या होगा, यानी कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द आइस रीच 0 डिग्री सेंटीग्रेड द आइस, वही बात कि यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आइस का टेम्परेचर पहुंचकर रुक जाएगा एक लम्हे के लिए। क्यों? जब तक ये सॉलिड से मुकम्मल तौर पर लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो जाता। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये इसका बी से लेकर सी तक वाला हिस्सा जो है ये इसको लिक्विड स्टेट में आने के लिए दरकार है। अब आते हैं सी से लेकर डी तक। अब सी से लेकर डी तक इस ग्राफ का वो हिस्सा है जो शो कर रहा है कि अब 0, जब आइस जो है मुकम्मल तौर पर लिक्विड फॉर्म में पानी बन चुकी है, इसका क्योंकि हमने हीट तो मुसलसल दी हुई है, अब इसका टेम्परेचर एक दफ़ा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि फिर 0 से 10, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, यानी कि 100 पर जाके 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके फिर ये रुक जाएगा। यानी कि इस हालत में टेम्परेचर, यानी कि 2 हालतों में टेम्परेचर रुक गया। एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब तक आइस जो है लिक्विड में चेंज नहीं हो जाती, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रुक जाएगा। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, जहाँ पर ये दोबारा स्टीम में बनना शुरू कर देगा। अब लास्ट पोर्शन जो है पार्ट डी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस वाटर की जो लास्ट लिमिट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद इसके वेपर बनना शुरू हो जाते हैं, ये गैसेस फॉर्म में आ जाता है। इवन कि जितना भी लिक्विड था वो डी से लेकर ई पोर्शन वाला, यानी कि 100 से जब हम आगे इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहेंगे वो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा बल्कि इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा था कि टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा था बल्कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गई है। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ऐसा ही होगा। यह डी ई पोर्शन ये शो कर रहा है कि अब वही वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुक गया, लेकिन अब इसकी स्टेट चेंज हो गई है, वो लिक्विड से चेंज हो रहा है गैसेस फॉर्म में।
तो आई होप ये आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने चेंज इन स्टेट की है या हीट कैपेसिटी को समझा है। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।